सी वाला पूरा इंटीग्रल 0, तो हमें एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में व्हाट विल बी डेल्टा जी? आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी विल बी इंटीग्रल वी। कितना हो जाएगा ये? V को आइडियल गैस इक्वेशन से अगर nRT/P रख दे तो इट विल बी nRT ln PF/PI फॉर आइडियल गैस। अगर सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो वॉल्यूम प्रेशर के साथ चेंज करता नहीं है, because solid and liquid are incompressible states of matter। तो अगर सॉलिड या लिक्विड है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? V इंटू PF-PI फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वी नो ड्यूरिंग अ रिएक्शन कंडीशंस आर आइसोथर्मल, तो एच डी टी वाली टर्म तो जीरो होगी। एंड बाय डिफॉल्ट वी टेक a reaction to be open vessel reaction, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वीडीपी वाली टर्म भी जीरो। तो डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन is nothing but non-PV work of the reaction. On non-PV work, you can also think as the maximum useful work you can get from any system. Okay? तो सपोज एक और वे में देखते हैं, एक कोई रिएक्शन ले लेते जनरल, क्या होगा डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन? I can write it as CGC plus DGD minus
AgA minus BgB, correct, which I can further write as गिब्स फ्री एनर्जी सी की क्या लिख सकते हैं ऐसे। तो सिमिलरली सबके लिए लिख लेते हैं। तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या आ गया? डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर? कर लिया नोट? तो केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया, इफ यू रिमेम्बर, एक बार पहले भी लिखा था कि डेल्टा एस रिएक्शन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन बाय टी शुड बी पॉजिटिव। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी डेल्टा एस रिएक्शन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव, और डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन should be negative, or in other words delta G reaction should be negative. This becomes condition of spontaneity. Reaction is spontaneous. If delta G reaction is zero, reaction is in equilibrium. If delta G reaction is positive, reaction is non-spontaneous. Okay? No problem.
बोलो ब्रायन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लास्ट पेज पे आपने डेल्टा जी रिएक्शन को वर्क डन बाय नॉन पीवी और मोस्ट मैक्स यूजफुल वर्क लिखा था, तो मैक्स यूजफुल वर्क का मतलब क्या एग्जैक्टली? भाई देखो, जो पीवी वर्क होता है ना, यस सर। वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ। उसको तुम यूज नहीं कर सकते। वो तो जहां उसको प्रेशर को वॉल्यूम बढ़ाना, वो बढ़ा देगा। यस सर। उसको यूज नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई इससे मैं ये काम करा लूँ। हाँ यस सर। नॉन पीवी वर्क इज यूजफुल वर्क, you can utilize it to do things, you can control that work. Okay, ओके सर, वो एग्जैक्टली होता क्या सर? मस्कुलर वर्क इज नॉन पीवी वर्क। तुम मसल से कोई, तुम अपने हाथ से कोई चीज उठा रहे हो। हाँ सर, इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क भी कहा था, तो लाइक when you are picking something from your hand, your यस सर। muscles are doing work. यस सर। How are your muscles doing work? कॉन्ट्रैक्ट करके दे पुल द ऑब्जेक्ट, दे मूव इट अराउंड। Contracting by a nervous signal, यस सर। which is electrical work. ओके ठीक है, हाँ ओके गॉट इट सर। So this work you can utilize in doing things. ओके यस। Is called as non-useful work. You can't control that work. Okay? ओके सर, थैंक यू। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, फेस चेंजेस भी जरा देख लेते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन, फेस चेंजेस। फेस चेंजेस मतलब व्हाट इज द फेस? फेस चेंज कोई बता सकता है मुझे? चलो ये डिस्कशन करते हैं। हाँ बोलो जय। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने सर कोई भी State change. किसी भी एक Yes, sir. State change. वन बाय वन, Sir, change of state वन बाय via वन। physical process. वेट आई विल, जिसका जिसका नाम मैं बुलाऊंगा वही बोलेगा। यस, आयुष। Okay, so basically it's a change of state from one state to another via physical processes, I guess. So it's a change in the state without change in temperature. नहीं, you all are not getting the problem. I am asking, tell me definition of phase. What is a phase? Neil. It is basically a state in which a chemical reaction is currently present. Seance. सर कोई भी एक, सर जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं ऑफ इन इंटरमॉलिक्यूलर लेवल। All of you know states of, what are different states of matter? Solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. Liquid, gas. Liquid, gas. ये स्टेट्स हैं, करेक्ट? तो स्टेट और फेज में कोई डिफरेंस है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने में फेस चेंज हुई। हाँ मतलब What difference है? सर फेस स्टडी स्टेट में होता है क्या? क्या? फेस स्टडी स्टेट में होता है? Sir, I think freezing, melting, these kind of stuffs. चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता। ये क्या है? फेस चेंज, करेक्ट? ये भी फेस चेंज है।
और ये भी फेज चेंज। सर इट इज अ चेंज इन विच स्टेबिलिटी बढ़ तो रहा है। लास्ट वाला कैसे? ग्रेफाइट से डायमंड, वो भी फेज चेंज है। तो फेज ट्रांजिशन स्टेट को फेज चेंजेस बोल सकते हैं? नहीं, फेज को कभी भी स्टेट से कंफ्यूज मत करना। स्टेट्स तो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, दैट आर नॉट फेजेस। अगर वो सेम चीज होती तो भाई दो नाम क्यों रखते? करेक्ट। तो फेज की डेफिनेशन क्लियर रखो माइंड में। फेज इज दैट मच part of a system in which all intensive properties remain constant. करेक्ट। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का सबसे इजी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डेंसिटी। तो जितने पार्ट में डेंसिटी कांस्टेंट है उतने पार्ट को हम एक फेज कहेंगे। तो मान लो एक कंटेनर में ये पानी रखा है और उसमें आइस के क्यूब पड़े, करेक्ट। कितने फेजेस हैं इस सिस्टम में? थ्री सर। हाँ, तो पानी के ऊपर गैस भी होगा। वाटर मानो गैस नहीं है, पूरा ऊपर तक पानी लगा। तो सर यस सर, फिर दो फेजेस। दो फेज टू की आइस की डेंसिटी अलग होगी, पानी की अलग होगी, करेक्ट। यस सर। अब तो और स्टेट ऑफ सिस्टम कितनी है? स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? दो। टू एज वेल। टू फेज सिस्टम, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो एक कंटेनर में ग्रेफाइट और डायमंड का मिक्सचर रखा है, अब ग्रेफाइट डायमंड की डेंसिटी अलग है, तो दिस इज अ टू फेज वन स्टेट सिस्टम है, दोनों सॉलिड। समझ में आया? यस सर। यस सर। पापा समझा दोगे क्या? फेज उतना पार्ट है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके। तो सर एक बार ब्लॉक वाला और वो डायमंड वाला को वापस समझा दोगे क्या प्लीज? कह रहा हूं, अगर एक पानी के ग्लास में मैंने आइस डाल दी तो पानी और आइस की डेंसिटी अलग अलग है। हाँ सर। तो वो दो फेजेस हो गए यस सर, डेंसिटी अलग है। और दोनों अलग अलग स्टेट्स में भी है, एक सॉलिड स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है। हाँ सर। लेकिन अगर एक ग्रेफाइट डायमंड का मिक्सचर रखा तो ग्रेफाइट डायमंड की डेंसिटी अलग है, तो दो फेज है। और दोनों सॉलिड स्टेट। दोनों ही सॉलिड स्टेट है तो स्टेट एक है। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। So I was saying, don't make a misconception in your mind that phase and state are same thing. So phase की definition, I hope now is clear to everybody. Okay. तो phase changes की अगर बात करें तो पहले मैं सॉलिड लिक्विड फेज चेंज को पिकअप करता हूं। सॉलिड लिक्विड फेज चेंज, तो सॉलिड लिक्विड फेज चेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन होती है विच वी कॉल एज melting point. One by one, in a systematic way, I want to hear the definition of melting point. Jay.
Sir, melting point is the fixed temperature at which a solid converts to liquid at constant pressure. Ayush. Oh, sorry. Yes, a melting point is wow, a point at which the temperature is a temperature. Wait, 1 second, sir. If reframe करके बताता हूँ. हाँ, reframe करो. Neil. The melting point is a temperature at which solid phase starts converting into liquid phase, and that point is 0 degrees. Rishi. So melting point is the temperature at which solid and liquid coexist together at equilibrium. Very good, Rishi. I expected somebody will tell me the correct definition. So melting point is the temperature. It is the temperature. I wanted to hear that word. At a given pressure. At a given pressure. So steady state include होगा definition में. नहीं होगा. एक मिनट वेट करो. When solid and liquid state can coexist. यही वर्ड इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इस पूरी डेफिनेशन. ओके, तो जिसमें बाउंड्री कर लो रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. अब किसी को डाउट है तो पूछिए, बोलो. अच्छा, तो सर हमें जो लोअर क्लास में डेफिनेशन पढ़ाई गई वो रॉन्ग डेफिनेशन है क्या? बहुत बेसिक डेफिनेशन. तब तक तुम्हें थर्मल पढ़ाई जाती है ना, तो तुम्हें बाकी अगर इस तरह के वर्ड यूज कर देंगे, इक्विलिब्रियम, कोएग्जिस्टेंस, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे. तो 10 अभी तो ऋषि से पहले जो डेफिनेशन बोली गई वो 10 तक की डेफिनेशन है. वो गलत नहीं है, वो इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं. ओके सर, ओके सर. रुचिर. हेलो सर. सर अगर पानी को हीट करेंगे तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी ना, तो वो इंटेंसिव चेंज नहीं होगा क्या? हीट करोगे उसकी डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन ये कंटेनर में पानी है, ठीक है? यस सर. तो इसके अलग अलग पोर्शंस में डेंसिटी अलग अलग थोड़े ना होगी. मतलब सर? अरे मैंने ये पानी लिया है कंटेनर में 300 केल्विन पे, ठीक है? इसकी डेंसिटी है D1 मान लो, ठीक है? अब यहाँ जो पार्ट है पानी का और यहाँ जो पार्ट है पानी का, इन दोनों की डेंसिटी D1 ही होगी ना. हाँ यस सर. अब मैंने इसी पानी को हीट कर दिया, मान लो 320 केल्विन तक. अब डेंसिटी D2 हो गई, लेकिन अभी भी इस पार्ट और इस पार्ट दोनों की डेंसिटी D2 होगी ना. हाँ यस सर. तो ये एक ही फेज हुआ ना, अंदर कहीं डेंसिटी की बाउंड्री नहीं बन रही है. अच्छा ओके सर, अंडरस्टूड. रुचिर कुछ डाउट है? नहीं सर, वो आंसर करना था बस. सॉरी सर. प्रीवियस पेज दिखा देंगे क्या एक्चुअली? तो क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई मेल्टिंग पॉइंट पे?
अगर दो चीजें को एग्जिस्ट करती है मतलब हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम। तो अब इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया? एट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इस रिएक्शन का? ए सॉलिड टू ए लिक्विड, this reaction will be in equilibrium. So delta G of this reaction will be 0. Clear? तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? डेल्टा जी क्या होगा इस रिएक्शन का? डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, सॉरी टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज 0। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया। क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या होता कहते हैं उसको? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? यस सर। सर एक जनरल डाउट है, वो आपने डिग्री का साइन क्यों लगाया आपने एच और जी के ऊपर? देखो यहाँ पे अब ना थोड़ा रिएक्शंस को जब इंक्लूड करेंगे तो अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा। डिग्री का साइन तो बताया था ना? यस सर। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। उस डिग्री के साइन से ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वो हम लोग डेप्थ में अगले चैप्टर में देखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके सर, थैंक यू। इसी तरह लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलरली क्या होगा? द टेम्परेचर at a given pressure when liquid and gaseous state can coexist. तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? एट बॉइलिंग पॉइंट इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम। तो सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन डेल्टा एस वेपराइजेशन। ठीक है? क्लियर है सबको? सर एक डाउट है। बोलो। सर क्या ऐसा रिलेशन सब्लिमेशन के लिए होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन डेल्टा एच सब्लिमेशन इज टी सब्लिमेशन। ओके सर। किसी भी फेज चेंज के लिए ऐसा रिएक्शन लिख सकते हैं। इसको लाख
हो गया? सर 1 मिनट। चलो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट फ्री एनर्जी, फिर इसके डेप्थ में चलते हैं। तो पहले तो एफडीएस में अपनी शायद थोड़ी प्रॉब्लम बची है। 25, 27, 30, 31 नहीं 30, 29, 29, 30, 29, 30, 33, 34। इसके बाद आई थिंक एफडीएस हम लोग की पूरी हो गई क्लास में, करेक्ट? एफडीएस में अब कुछ नहीं बचा है। थोड़ा सा गेट इक्विप डैट चालू करते हैं। बोलो आशुतोष। सर थर्मोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम 56 भी बचा था शायद। चलो अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करते हैं।
हो गया कंप्लीट? चलो बोलो कौन कौन से डिस्कस करने हैं। बोलो जय। Sir, can you give 5 minutes, please? Okay. 5 minutes more.
चलो अब स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या क्या डाउट्स है। बोलो रचित। सर गेट इक्विप्ड का 36 था। गेट इक्विप्ड का 36 लास्ट वाला। यस सर। एक मिनट बुकलेट ओपन। गेट इक्विप्ड का 36 देखते हैं। रिएक्शन दिया है C2H6 प्लस 7/2O2 gives 2CO2 plus 3H2O. Delta S vaporization of H2O liquid is given X1 boiling point पे heat of formation of H2O liquid, heat of formation of H2O liquid is given X2, heat of formation of CO2 gas is given X3, डेल्टा H निकालना है रिएक्शन का और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 gas is given X4। ठीक है, तो क्या करना है हमें इस रिएक्शन के डेल्टा H के लिए क्या करना है। रिएक्शन का डेल्टा H विल बी 2 times हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 plus 3 times heat of formation of H2O gas minus heat of formation of C2H6 gas। ये करना है। CO2 गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है X3, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस नहीं दिया है, C2H6 का दिया है X4। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, हम एक रिएक्शन लिखते हैं। H2O लिक्विड से H2O गैस। अब बॉइलिंग पॉइंट पे इस रिएक्शन का डेल्टा G 0 होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे इस रिएक्शन का डेल्टा G 0 होगा, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H विल बी T टाइम्स डेल्टा S ऑफ दिस रिएक्शन। बॉइलिंग पॉइंट दिया है T1 और डेल्टा S दिया है X1, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H आ गया T1X1 और इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैं लिख सकता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस minus heat of formation of H2O liquid which is given X2। तो H2O गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, T1X1 plus X2। करेक्ट, तो आपको रिलेट कर लो, क्या आंसर आ गया, ये 2x3 plus 3T1X1 plus 3X2 minus X4। करेक्ट,
बोलो जय। सर वो 26 वाला भी कर सकते हो गेट इक्विप का। 26 में क्या किया, फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। वाटर है हमारे पास 373 केल्विन 180 एमके, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम में। एट 373 केल्विन और 280 एम प्रेशर पे। तो 2 स्टेप में कर लेते हैं। पहले इसको स्टीम बना लेते हैं एट 373 केल्विन 180 एम पे, और फिर इस स्टीम को 280 एम पे ले जाते हैं। तो पहला स्टेप तो बॉइलिंग पॉइंट है इक्विलिब्रियम वाला, डेल्टा जी पहले स्टेप का तो 0, और दूसरा स्टेप एक आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। इसके लिए डेल्टा जी क्या था, अभी डिराइव किया था गैसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा जी NRT/ln/PF/PI। तो कितने मोल्स, 1 मोल वाटर है ना, कितना है वाटर, 1 मोल। तो R TS 373 ln/PF/PI। तो डेल्टा जी टोटल भी यही हो गया 0 + 373 R/ln2। ठीक है, बोलो। हाँ सर, मुझे 3 डाउट थे। सर फर्स्टली आप वो हाँ सर FBS से 30, 33 और 29 सॉल्व कर सकते हो, और गेट इक्विप से 25। गेट इक्विप का 25 तो हो गया ना ये सॉल्व। नहीं सर, ये 26 था। 25 में केवल पहला स्टेप इसका पूछा है। ओके सर, ओके सर, कर लूंगा। सर एक और डाउट, सिली डाउट था कि यहाँ पे आपने ln2 क्यों लिया है 26 पे? ln/PF/PI क्या फॉर्मूला था, ln/PF/PI। फाइनल प्रेशर क्या है 280 एम, इनिशियल अच्छा, तो डेल्टा पी के जगह आपने ये डाल दिया। डेल्टा जी का ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ओके सर, गॉट इट, दिख गया सर। ट्वेंटी नाइन्थ प्रॉब्लम FBS का, एक रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। Br2 + Cl2 गोइंग टू 2BrCl। इसका डेल्टा H दिया हुआ है इस रिएक्शन का 29.3 किलो जूल, और डेल्टा S निकाल लो, सबकी एंट्रोपी दी हुई है। हो जाएगा 2 × 239.7 - 152.3 - 223, और फिर डेल्टा G रिएक्शन विल बी डेल्टा H रिएक्शन -298 × डेल्टा S रिएक्शन बाय 1000 किलो जूल में करने के लिए। बोलो। सर 35th और 56th कर देंगे। 30,
हाँ सर, मेरे को 26 में डाउट था, मतलब 26 में कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 519.32, लेकिन ऑप्शंस में आंसर 515.4 है, तो उतना डिफरेंस चलेगा? हाँ, वो आर की अप्रोक्सीमेशन की वजह से होगा। ओके सर। 30 में क्या गिवन है? नर्वस एक्टिविटी से वर्क निकालना है। तुम्हें दिया है कंबशन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज, एंट्रोपी चेंज दिया है और डेल्टा एच दिया है। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम यूजफुल वर्क, which will be delta H minus T delta S। ये निकाल लो, यही है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। थर्टी फाइव में रिएक्शन दिया है H2O plus CO goes to H2 plus CO2। सबसे पहले पूछा इसका डेल्टा H निकालने को, और सब चीजों की एंथैल्पी दी है, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस CO2 की एंथैल्पी है -94.05, माइनस CO की है -26.42, और H2O की है -57.8। इससे डेल्टा H निकल आएगा रिएक्शन का, और फिर डेल्टा जी रिएक्शन का निकाल लो, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, तो 0 प्लस -94.24 माइनस 32.79 माइनस 54.64, ये रिएक्शन का डेल्टा जी आ जाएगा। फिर तुमसे पूछा है डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन तुम निकाल लो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन बाय टी से। ये वैल्यूज ऊपर निकाल ही चुके हो। डेल्टा ई ऑफ रिएक्शन will be equal to delta H of reaction since delta Ng is 0। और फिर तुमसे एंट्रोपी पूछी है H2O की, तो जो डेल्टा S ऑफ रिएक्शन निकाला है तुमने, that will be equal to entropy of products minus entropy of reactants। तो इससे H2O की एंट्रोपी मिल जाएगी। बोलो सर वहां पर 32.79 में माइनस साइन आएगा। लगा लो माइनस। तो सर अगर डेल्टा स्पेसिफाई नहीं किया तो उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन लेना है। यस। ओके सर। हाँ सर, वो आप वो 30 इसके बाद 33rd वाला भी कर सकते हो, वो नहीं आ रहा मेरे को आंसर। बोलो इसमें। हेलो सर।
हाँ सर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन से अलग होता है क्या? वो सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मत परेशान। ओके सर। ये रिएक्शन दिया है, डेल्टा एच रिएक्शन पहले निकाल लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो CO2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन दी है -393.5, CO की दी है -110.5। डेल्टा एस रिएक्शन निकाल लो, CO2 की एंट्रोपी दी है 213.7, 197.6, 205/2। फिर डेल्टा जी रिएक्शन निकाल लो, डेल्टा एच रिएक्शन -298 into delta S reaction by 1000, 56। हाँ सर 27th भी सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है। ओके। 56 में एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 0.0276, और लास्ट लाइन में देखो ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ दिया है जो मेटल्स के लिए वैलिड होता है कि हर मेटल का एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 6.4 होती है। तो इस मेटल का एटॉमिक वेट आ गया 6.4 by 0.0276, which is roughly 233। ये अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट आया है। अब आगे एक इंफॉर्मेशन दी है कि 114.79 ग्राम्स क्लोराइड है उस मेटल का, उसमें 79.34 ग्राम्स मेटल है। तो मेटल के कितने मोल्स होंगे? इतने। और क्लोरीन के कितने मोल्स हो जाएंगे? तो क्लोरीन का मास इतना होगा, तो क्लोरीन एटम के मोल्स इतने। अब किसी भी मेटल का फॉर्मूला वी कैन टेक एज मेटल क्लोराइड का MClX, where X is valency of metal and मतलब क्लोरीन के जो मोल्स होंगे दैट विल बी X टाइम्स मेटल एटम के मोल। इससे अगर हम लोग X सॉल्व करेंगे दैट विल कम अराउंड 2.9। नाउ दिस X इज वैलेंसी ऑफ मेटल N, इसको तो इंटीजर होना था, बट ये 2.9 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एटॉमिक वेट जो मेटल का है वो अप्रोक्सीमेट यूज किया है, इसलिए X की भी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि X की एग्जैक्ट वैल्यू डेफिनेटली 3 होगी। तो अब ये 3 वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रीवियस इक्वेशन में। और अब फिर से एटॉमिक वेट निकालते हैं इस मेटल का, एंड दिस एटॉमिक वेट विल बी द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो यहाँ कैलकुलेशन से अब आए। ठीक है, नोट कर लो। ये 56 हो गया, और कौन सा बचा रह गया है? 20, कौन सा बोला? 27, 25, ये दो बचे रहे। 25 एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड इथेनॉल, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे उसका डेल्टा एस दिया है, डेल्टा एच दिया है, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? सीधे फॉर्मूला में
delta H fusion 4600 upon delta S fusion 29.4. 27 1 mole NaCl non melting 30.5 kilojoule. तो फिर से मेल्टिंग पॉइंट डेल्टा एच फ्यूजन कितना दिया है 30,500 और एंट्रोपी चेंज 28.8 आ गए मेल्टिंग पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है? चलो विल स्टॉप हियर। बोलो कृष्णा। सर आप एक बार 56 सम का सेकंड स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? भाई x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली क्योंकि यहाँ ये एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेट था। हाँ सर मेरे को यही स्टेप जानना है कि आपने यहाँ पे क्या किया है, लाइक 104.79 मारा। ClX कंपाउंड है। यस सर। कंसेप्ट से आई कैन से ना मोल्स ऑफ मेटल M और मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स के बीच ये रिलेशन होगा। हाँ यस सर। तो मेटल का वेट 79.34 है, उसके मोल्स कितने होंगे 70। अच्छा ओके सर, अच्छा ओके, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल नेटवर्क वो पूरे मॉलिक्यूल का, सॉरी सर समझ गया। बोलो सर आप एक बार किसी दिन आप थर्मो के डीपीपीस का एक बार डिस्कशन रखवा दोगे क्या? ठीक है रखवा देंगे। ओके थैंक यू सर। सर मुझे 26 गेट टू जे एडवांस में डाउट है, उसमें आप 26 क्वेश्चन ऑफ गेट इक्वल टू जे एडवांस। हाँ बोलो सर उसमें डेल्टा जी इक्वल्स वी पी एफ माइनस पी आई हम यूज क्यों नहीं करेंगे? डेल्टा जी इक्वल्स वी पी एफ माइनस पी आई वो कैसे लगाएंगे? लिक्विड थोड़े ना, गैस का प्रेशर 1 atm से 2 atm कर रहा है ना। हाँ हाँ यस अंडरस्टूड। सर ये 26 क्वेश्चन में हमें डेल्टा जी मतलब ग्रेटर देन 0 आया, तो वो रिएक्शन कैसे होगा? कहाँ पे सर 26 में, ये जो अभी प्रीवियस पेज वाला क्वेश्चन। डेल्टा जी किस स्टेप का तुम्हें ग्रेटर देन 0 आया है? H2O गैस टू केमिक प्रोसेस है ना, वो रिएक्शन थोड़े ना है। ओके समझा। चलो बाय एवरीबॉडी।